आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में जितना कर चुके थे उसके आगे का पार्ट करने जा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड पार्ट, जिसको हम एक तरह से कैपेसिटर बोल सकते हैं। उसका फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं और आज करने जा रहे हैं इसका सेकेंड लेक्चर, जिसमें कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ये कोई कैपेसिटर है जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो हम बोलते हैं C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इसकी प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम K रख दिया जाए तो जो इसकी कैपेसिटी है वो हो जाती है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। या हम कह सकते हैं कि इसकी प्लेट्स के बीच में क्या K रखने पे एप्सिलॉन नॉट के पास में K और आ जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि अगर C1 और C2 दो कैपेसिटर हों जो सीरीज में हों तो जो इसकी नेट कैपेसिटी होती है वो होती है 1/C1 प्लस 1/C2। जबकि अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो, ये रहे, ये C1 है, ये C2 है, तो जो नेट कैपेसिटी होती है वो होती है C1 प्लस C2। आज हम देखने जा रहे हैं इन दोनों का मिक्स्ड केस। कैसे? मान लो ये कोई कैपेसिटर है, फर्स्ट केस हम लेते हैं, जिसमें मान लो ये डिस्टेंस थी D दे रखी है। अब इसके 50% पार्ट में, या हम कह सकते हैं D/2 डिस्टेंस में कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 रख दिया गया, जबकि जो रिमेनिंग हाफ है, जो इधर का पोर्शन है, इसमें दूसरा डाइलेक्ट्रिक K2 रख दिया गया। अगर पहले इसकी कैपेसिटी C हो, C का मतलब क्या था? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अब इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी क्या होगी? देखो, हम देख सकते हैं कि यहां दो कैपेसिटर हम इसके ले सकते हैं, एक ये और दूसरा ये, जिसमें जो एरिया है प्लेट का वो तो है पूरा A, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है? D/2। तो हम यहां इसको यूं मान लेते हैं कि ये दो कैपेसिटर हमारे पास में आ गए हैं, जिसमें प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है D/2। इसकी प्लेट्स के बीच में है K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इसके बीच में क्या है? K2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब एरिया है इसकी भी प्लेट्स का है और इसका भी है। जब दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो फॉर्मूला लेते हैं 1/C, 1/C1, 1/C2। इस C को हम C डैश बोल देते हैं। तो 1/C इज इक्वल्स टू C1। इसकी कैपेसिटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये रहा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और D की जगह पे क्या लिखा हुआ है? D/2। तो ये D और ये 2। हम ये जानते हैं कि अगर प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 रखा हो तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? K1 से। प्लस इसको क्या कहेंगे? C2 के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D, D की जगह पे कितना लिखना है? D/2, और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? K2 से। कॉमन क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट A/D, इसको बाहर ले लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A/D एलसीएम यहां पे है 2K1, यहां पे है 2K2, तो एलसीएम ले लेते हैं 2K1 K2, ऊपर बचेगा K1 प्लस K2। इसको एप्सिलॉन नॉट A/D को क्या बोलते हैं? C। तो अगर इसको लिखें तो लिख सकते हैं 1/C डैश 1/C 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। उल्टा कर दें तो C डैश इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं? C इंटू 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। देखो, अगर इसकी प्लेट्स के बीच में D/2 दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर D/3 कर दिया जाए, 2D/3 कर दिया जाए, तो अब यहां D/3 कर देंगे, यहां 2D/3, इसको कॉमन ले लेंगे, जो बचता है बाहर उसको सोल्व कर देंगे। अब देखेंगे इसका दूसरा केस, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूं रखने की बजाय हम यूं हॉरिजॉन्टल रखेंगे। चलो आते हैं उस सेकंड केस। हम क्या लेने जा रहे हैं कि ये
कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी मान लेते हैं, C। अब इसकी प्लेट्स के बीच में जो अपर हाफ एरिया है ये, इसमें हम कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं K1, और जो लोअर हाफ है इसमें हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं K2। ऊपर नीचे दोनों मीडियम रखने के बाद हम ये मान सकते हैं कि ऊपर के कैपेसिटर का जो एरिया है वो भी कितना है, A/2, और नीचे वाले का एरिया भी कितना है, A/2। तो इसको हम यूं ले लेंगे कि दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इसकी प्लेट्स के बीच डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है K1 और इसकी प्लेट्स के बीच डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है K2। इसकी प्लेट्स का एरिया है A/2 और इसका भी कितना है एरिया, A/2। इसकी प्लेट्स के बीच डिस्टेंस D है और इसमें भी कितनी, D है। अब अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो जो फॉर्मूला लेते हैं वो लेते हैं C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C इसको बोल देते हैं C डैश, ये लो C डैश इज इक्वल्स टू C1। C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ ऊपर वाले के लिए लेंगे एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितना है, A/2 है, इंटू D। साथ में अगर प्लेटों के बीच में K1 डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, K1 से, प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2D। इसी तरह और यहाँ क्या आएगा, K2। एप्सिलॉन नॉट A/D इसको कॉमन ले लेते हैं तो C डैश बचेगा एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K1 प्लस K2/2। एप्सिलॉन नॉट A/D को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी C। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, C डैश इज इक्वल्स टू C इंटू K1 प्लस K2/2। अब इसका हम लेते हैं एक ऐसा केस जिसमें मान लो A/2 की जगह A/3 और 2A/3 हो, तो किस तरह से करेंगे उस केस को लेके देखते हैं। हम फर्स्ट एग्जांपल जो लेते हैं, चलो उसमें क्या करते हैं कि मान लो ये यहां तक, इसको हम बोल सकते हैं D/3। इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है, इसको मान लेते हैं हम एयर, और ये जो बचा हुआ है इसके अंदर हम कोई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं K। पूछता है कि अब जो कैपेसिटी है वो इस कैपेसिटर की कितनी होगी। देखो यहां दो कैपेसिटर है, फिर से एक ये है और दूसरा ये है। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है प्लेट्स के बीच की, D/3, जबकि इसकी कितनी है, 2D/3। इसका भी प्लेट का एरिया A है, इसका भी A है, एरिया में नो चेंज है। अब यहाँ एयर है तो एयर के केस में कुछ नहीं लेना है। अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ K है तो यहाँ K लेना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो 1/C है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C इसको बोल देते हैं C डैश, C1 एप्सिलॉन नॉट A/D, और D कितना दे रखा है, D/3, ये लो 3, प्लस दूसरे के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D, D कितना दे रखा है, 2D/3, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है, K से, क्योंकि कोई मीडियम है। तो ये लो इसको रख देते हैं K। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A/D को अगर बाहर ले लें तो बचता है 1/3 प्लस 2/3K। इसको C बोल दें तो एलसीएम आएगा 3K, यहां आएगा K प्लस 2। तो जो नई कैपेसिटी है वो हम दे सकते हैं C इंटू 3K/K प्लस 2। इसी की तरह अगर मान लो किसी कैपेसिटर में या किसी क्वेश्चन में ये कोई कैपेसिटर है जो 1/4 पार्ट है, ये दिया हुआ हो कि जो ऊपर का A/4 एरिया है, इसमें कोई डाइइलेक्ट्रिक K है, जबकि नीचे क्या मान ले, एयर मान ले। मीडियम भी दे सकते हैं, मान लो एयर है। अब यहां फिर से कितने कैपेसिटर एज्यूम करेंगे, 2, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इसके बीच में क्या रखा हुआ है, K, जबकि इसके बीच में क्या है, एयर है। अब K रखा है, इसका प्लेट का एरिया कितना है, A/4 है, और एयर के केस में कुछ है नहीं।
प्लेट का एरिया कितना बचेगा? अगर टोटल एरिया ए हो, a/4 ऊपर हो, तो नीचे बचेगा 3a/4। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C होता है C1 प्लस C2, इसको क्या बोल देंगे? C डैश। तो C डैश इक्वल्स टू C1, ये एप्सिलॉन नॉट A/D, A की जगह पे क्या लिखना है? a/4, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है? K से। C2, ये कैपेसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D, लेकिन साथ में एरिया कितना है? 3a/4, और बीच में एयर है, तो एयर के केस में K को क्या मान लेंगे? 1, या कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन ले लें, तो बचता क्या है? यहां बचता है K/4, और यहां बचता है 3/4। क्या लिखेंगे? इसको अगर C लिख दें तो ऊपर आएगा K + 3/4। ये था कैपेसिटी ऑफ न्यू कैपेसिटर। किसी भी क्वेश्चन में जिस भी तरह से एरिया या डिस्टेंस या प्लेट की थिकनेस जो है वो चेंज की जाए, उसी के अकॉर्डिंग अपन नई कैपेसिटी निकाल सकते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे कि मान लो यहां हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक दे रखा है मान लो 2 माइक्रोफैरेड, और एक दे रखा है 8 माइक्रोफैरेड, और दे रखा है कि 20 वोल्ट है, तो इस पे कितना वोल्ट होगा और इस पे कितना वोल्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम इन क्वेश्चंस पे एक 5th 6th का मैथ्स का जो एक प्रॉब्लम आता था उसको अप्लाई करेंगे कि ए और बी 2 आदमी हैं, किसी बिजनेस को इतने रुपए और इतने रुपए लगा के स्टार्ट करते हैं। अगर बिजनेस के लास्ट में ये प्रॉफिट होता है तो दोनों का प्रॉफिट अलग अलग बताइए। कैसे करेंगे? एक चीज जो याद रखनी है वो ये रखेंगे कि नंबर 1, वोल्टेज इन पैरेलल विल बी सेम। सिर्फ ये एक कंसेप्ट है कि पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। फिलहाल इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसकी एडवांस प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वहां ये चीजें काम में आएगी। और दूसरा क्या है? चार्ज इन सीरीज विल बी सेम। देखो, अब मैं इसका एक आपको फिक्स पैटर्न बता रहा हूं कि करते क्या है। 5 बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे और उसके बाद में इन दोनों का क्या मिल जाएगा हमें? पोटेंशियल। कैसे? देखो, स्टेप 1 है, स्टेप 1, टेक रेशियो ऑफ C1 एंड C2। सबसे पहले क्या करेंगे? C1 और C2 का रेशियो कितना मिलता है? 1:4। स्टेप 2, एज वी नो, क्या जानते हैं हम कि Q = CV। अब Q तो सीरीज में क्या होगा? सेम, चार्ज सेम आएगा, वही उस कैपेसिटर में आएगा और वही उस कैपेसिटर में, तो चार्ज तो हटा सकते हैं यहां से। अब V और C में क्या रिलेशन होगा? C को अगर इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं V is inversely proportional to C। तो फर्स्ट स्टेप में रेशियो लेंगे C1 और C2 का। सेकंड में क्या करेंगे? सो रेशियो ऑफ V1 एंड V2। V1 और V2 का रेशियो क्या होगा? C2:C1। जो यहां लिया होगा उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। स्टेप 3, इसके बाद क्या करेंगे? ऐड स्टेप 2। जो स्टेप ये 2 लिया है इसको ऐड कर देंगे, तो क्या कर देंगे? C2 + C1 कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। फिर स्टेप 4, बैटरी अपॉन स्टेप 3। जो बैटरी है उसको स्टेप 3 के टोटल से डिवाइड कर देंगे। मान लो V वोल्ट दिया हुआ हो तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे? C2 + C1 से। फिर लास्ट में है स्टेप 5, स्टेप 4 × स्टेप 2। ये आंसर आ जाएगा। स्टेप 4 जो वैल्यू इससे आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? स्टेप 2 से। क्या था स्टेप 2? V का रेशियो C2:C1। तो अगर इस फर्स्ट कैपेसिटर का लेना चाहे तो क्या आएगा? C2V अपॉन C1 + C2। अगर दूसरे का लेना चाहे तो क्या आएगा? C1V अपॉन C1 +
C2। किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो हमारे पास दो कैपेसिटर थे, 2 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 है टेक रेशियो ऑफ C1 एंड C2। क्या है रेशियो, C1 रेशियो C2, देखो 2 रेशियो 8 या 1 रेशियो 4 ले सकते हैं। स्टेप 2 V1 रेशियो V2, इसके लिए इसको उल्टा कर देंगे जस्ट, तो 1 रेशियो 4 को क्या लिखेंगे 4 रेशियो 1। स्टेप 3 इसको क्या करना है, टोटल तो 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5। स्टेप 4 बैटरी कितनी है 20 वोल्ट है, उसको डिवाइड किससे करना है 5 से, तो कितना आता है 4। अब इसको स्टेप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16 और 4 इंटू 1 4, तो 4 इंटू 4 16, तो इधर वाले पे जो वोल्ट आएगा वो आएगा 16 वोल्ट और इस पे आएगा 4 इंटू 1 4 वोल्ट। मैं आपको ऐसे सिमिलर पहले 3-4 प्रॉब्लम करके दिखाता हूं, फिर हम इनका लेवल थोड़ा थोड़ा एडवांस करते जाएंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं फिर से उसी तरह की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ। मान लो फिर से ये दो कैपेसिटर हैं, ये दे रखा है मान लो 5 माइक्रोफैरेड, ये दे रखा है 15 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब बैटरी कितनी ले, मान लो ले लेते हैं 40 वोल्ट की। अब पूछता है कि व्हाट इज द वोल्टेज ऑन 5 माइक्रोफैरेड, व्हाट इज द वोल्टेज ऑन 15 माइक्रोफैरेड, या मान लो चार्ज पूछ लेता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर चार्ज पूछता है तो क्या लगा सकते हैं Q इज इक्वल्स टू CV। किसी भी कैपेसिटर का अगर चार्ज पूछता है तो पहले उसका क्या निकाल लेंगे वोल्टेज, और फिर डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। आओ स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले लेंगे C1 रेशियो C2, तो लो रेशियो क्या है 5 रेशियो 15 है, 1 रेशियो 3, ये लो 1 रेशियो 3। सेकंड केस में आते हैं, इसको लेंगे V1 रेशियो V2 में, तो इसके लिए क्या कर देंगे जस्ट उल्टा, तो आएगा 3 रेशियो 1। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था कि इसका टोटल करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना मिलता है 4। स्टेप 4 क्या था, बैटरी को इससे डिवाइड करेंगे कितना आता है 10। और स्टेप 5 क्या था जिसमें हमें आंसर मिलता है कि इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप 2 से, ये 3 और ये 1 से, तो 10 इंटू 3 क्या आएगा 10 इंटू 3 ये आएगा 30 वोल्ट, और ये आएगा 10 इंटू 1 10 वोल्ट। देखो अगर इस पे लेता है 40 के ऊपर तो सिंपली करना क्या है, पहले C का रेशियो V का रेशियो, उसके लिए उसको उल्टा कर देंगे, टोटल करेंगे बैटरी से डिवाइड। अब अगर पूछ लिया जाता है कि इन पे चार्ज क्या है, तो देखो Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, तो 30 इंटू 5, तो क्या लिया जाता है यहाँ पे 150 माइक्रो कुलाम। देखो यहां भी क्या मिलता है Q इज इक्वल्स टू CV 150 माइक्रो कुलाम। क्या कहा था हमने, सीरीज में दोनों में चार्ज क्या होता है सेम, देखो इसमें भी 150 है और इसमें भी क्या है 150 है। इसकी एक प्रॉब्लम, अब इसको थोड़ा एडवांस करते हैं। मान लो ये दो कैपेसिटर की जगह यहां अभी 3 कैपेसिटर अगर अपने को दिए हुए होते तो हम इसको किस तरह से करेंगे। मान लो ये है 8 माइक्रोफैरेड, ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये है 40 माइक्रोफैरेड, और अभी पूछ लिया जाए इस पे वोल्टेज क्या है, इस पे क्या है, या किसी पे भी पूछ लिया जाए, और ये दे रखा है मान लो बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट। देखो हमें सिर्फ ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करना अभी आता है जिसमें कितने कैपेसिटर हो, 2 हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को एक 2 कैपेसिटर वाली प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट कर देंगे। मतलब ये 8 और 2 दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इसका कंबाइंड क्या कर सकते हैं 10 माइक्रोफैरेड। तो हम इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से अपने माइंड में इमेजिन कर लेंगे कि ये इस तरह से है, ये 20 वोल्ट है, ये 40 माइक्रोफैरेड है, ये 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। अभी इस तरह की प्रॉब्लम हमें आती है, कैसे करेंगे, सबसे पहले C का रेशियो, तो क्या लिखेंगे 4 रेशियो 1, फिर किसका रेशियो V का रेशियो, जो इससे क्या होता है जस्ट रिवर्स, तो 1 रेशियो 4। स्टेप 3 क्या था, इनको टोटल करेंगे तो 1 प्लस 4 क्या आएगा 5,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको बैटरी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20/5 इज इक्वल्स टू 4। फिर इसको स्टेप 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यानी इस पे कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वोल्ट है, 16 वोल्ट है। अब देखो अगर पूछता है इस पे तब तो है 4 वोल्ट, अब पूछता है अगर इसके ऊपर कितना वोल्ट है, देखो इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कितना वोल्ट है, 16 वोल्ट है। तो याद रखना है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। अगर पूछता है इस पे तो भी 16 वोल्ट है, अगर पूछता है इस पे तो भी 16 वोल्ट है, अगर पूछता है इस कॉम्बिनेशन पे तो भी 16 वोल्ट है। इस पे पूछे तो भी 16 वोल्ट, इस पे पूछे तो भी 16 वोल्ट और कॉम्बिनेशन पे पूछे तो भी 16 वोल्ट। अगर चार्ज पूछ लिया जाए, इस पे पूछ ले तो Q इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, CV। तो 40 इंटू 4 कितना दे देंगे, 160 माइक्रोफेरेड। अगर पूछ ले इस पे चार्ज कितना है तो 16 इंटू 8 128 माइक्रो गुलाम दे देंगे, ये गुलाम में है। अगर पूछता है इस पे कितना है तो ये 32 माइक्रो गुलाम दे देंगे। 128 और 32 को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 160। ये रहा 160 माइक्रो गुलाम। ये था बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम, ये था सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम। अब देखो इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा और एडवांस करते हैं और जहां 3 कैपेसिटर थे वहां हम एक कैपेसिटर और बढ़ा देते हैं। किस तरह से, मान लो इस तरह की प्रॉब्लम अगर दी हुई हो और दे दिया जाए, मान लो यहाँ पे 1:4 5, मान लो यहां दिया हुआ है 40 वोल्ट। अब किसी भी एक पे पूछ लिया जाए या हमें कहा जाए कि जितने भी कैपेसिटर दिए गए हैं सब पे चार्ज बताओ, वोल्टेज बताओ। देखो पहले 2 कैपेसिटर थे, फिर 3 थे और इस बार कितने हो गए, 4। देखो ये जो वोल्टेज है या ये जो बैटरी है ये इस पे भी है और इस ऊपर के कॉम्बिनेशन पे भी है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपर पार्ट है ये और ये कैपेसिटर दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो जो वोल्टेज इस पे है वही वोल्टेज किस पे रहेगा, इस पे। कितना वोल्टेज, 40 वोल्ट। अगर पूछ लिया जाए इस पे कितना वोल्ट है तो ऐसे क्वेश्चन में इस पे डायरेक्ट कितना वोल्ट बता दिया जाता है, 40 वोल्ट। अगर पूछ लिया जाए इस पे कितना वोल्ट है तो देखो अब इस क्वेश्चन को इस तरह से फिर से ड्रॉ करते हैं। इस कॉम्बिनेशन पे कितना वोल्ट है, 40 वोल्ट है। ये कितना है, 40 माइक्रोफेरेड है। ये कितना है, 20 माइक्रोफेरेड है और ये 15 माइक्रोफेरेड है। ध्यान से देखोगे तो इसी तरह का कुछ लास्ट क्वेश्चन था। हमने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन को 2 कैपेसिटर वाले प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। तो 40 और 20 किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो क्या लिखेंगे, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो 40 प्लस 20 इसको कितना लिख सकते हैं, 60 माइक्रोफेरेड। तो जो अब ये कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि ये है 40 वोल्ट, ये है 15 माइक्रोफेरेड और ये है 60 माइक्रोफेरेड। अब इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले C का रेशियो तो क्या लिखेंगे, 1:4। V का रेशियो इससे जस्ट उल्टा होगा तो 4:1। टोटल क्या करेंगे, 5। फिर 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8। अब इस 8 को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई। 8 इंटू 4 32 वोल्ट और 8 इंटू 1 8 वोल्ट। अगर पूछता है इस 15 माइक्रोफेरेड पे कितना वोल्टेज है तो कितना वोल्टेज है, 32 वोल्ट है। अगर पूछता है इस पे कितना है या इस पे कितना है तो हमने लास्ट प्रॉब्लम में क्या कहा था, जो वोल्टेज इस पे है वही वोल्टेज इस पे मिलता है और वही इस पे मिलता है। कितना वोल्ट है, 8 वोल्ट। तो इस पे भी 8 वोल्ट है और इस पे भी कितना वोल्ट है, 8 वोल्ट। अगर पूछ लेता है चार्ज तो इस पे अगर चार्ज पूछता है तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू CV। C कितना है, 3 है। V कितना है, 40 है। तो कितना होगा
120 माइक्रोकूलम। अगर पूछता है इस पे कितना है तो 35 इंटू 15। अगर पूछता है इस पे कितना है तो 40 इंटू 8। और अगर पूछता है इस पे कितना है तो 20 इंटू 8। अब इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा और एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, जिसमें मान लो इतना कॉम्बिनेशन तो है ही, इसके साथ में अगर एक कैपेसिटर यहां और लगा हुआ होता। कैसे? इसको आप करके जब देख लेंगे तो इसके बाद एक प्रॉब्लम और दिखाता हूं आपको। मान लो सेम प्रॉब्लम है, इसमें एक कैपेसिटर अगर और जुड़ा हुआ होता, ये इतना तो है ही, और यहां एक कैपेसिटर और जुड़ा हुआ होता जो मान लो होता 15 माइक्रो फैरेड। पूछा जाए अब इस पे कितना वोल्टेज होगा, तो देखो हमें जो कॉम्बिनेशन सोल्व करना आता है वो आता है दो कैपेसिटर के लिए। तो पहले इस ऊपर के पूरे सिस्टम का एक कैपेसिटर बनाएंगे, फिर इसको लास्ट प्रॉब्लम में ले जाएंगे और फिर एक एक स्टेप पीछे चलते जाएंगे। कैसे? 40 प्लस 20 ये कितना है? 60 माइक्रोफैरेड है। ये 60 इस 15 के सीरीज में है, तो क्या लिखेंगे? 60 इंटू 15 बाई 60 प्लस 15। क्या फॉर्मूला था सीरीज के लिए? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो 15 5 5 12 कितना वोल्ट हो माइक्रोफैरेड हो गया? 12। तो ये जो डायग्राम है अब ये यूं बनाया जा सकता है, ये है 12 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 15 माइक्रोफैरेड और ये 40 वोल्ट। अब ये 12 और 3 ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो C1 C2 दोनों का क्या बनाएंगे? C1 प्लस C2। तो 12 प्लस 3 15 और ये भी कितना है? 15। तो ये जो डायग्राम है वो अब इस तरह से हो चुका है कि ये तो नीचे वाला 15 माइक्रोफैरेड है, ये ऊपर का 15 माइक्रोफैरेड है। वोल्टेज कितना है? 40 वोल्ट है। अगर दोनों कैपेसिटर सेम हो तो दोनों पे सेम वोल्टेज जाएगा, तो 40 में से हाफ यानी 20 वोल्ट इस पे जाएगा और 20 वोल्ट इस पे जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि यहां जो कैपेसिटर था इस पे कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट है। और जो ऊपर का सिस्टम बचता है इस पे पूरे पे कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट है। तो जो नेक्स्ट डायग्राम है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए कि ये है 40, ये है 20 माइक्रोफैरेड, ये है 15 माइक्रोफैरेड, ये है 3 माइक्रोफैरेड और इस पे कितना वोल्ट है? 20, क्योंकि बाकी 20 तो यहीं जा चुका है, ऊपर है 20 वोल्ट। अब देखिए ये 20 ही तो रहेगा इसके ऊपर, तो इसका तो काम यही फिनिश है 20 वोल्ट। अगर पूछता है इनका वोल्टेज तो 40 प्लस 20 ये कितना है? 60। तो इसको हम मान सकते हैं यूं कि ये 15 माइक्रोफैरेड है, ये 60 माइक्रोफैरेड है और इस पे कितना वोल्ट है? कॉम्बिनेशन पे 20 वोल्ट है। रेशियो क्या लेंगे? सब इस पे डिवाइड करते हैं, 1:4, C का रेशियो, V के लिए इसको जस्ट उल्टा 4:1। टोटल करेंगे तो 5, डिवाइड करेंगे 5 से तो 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16 वोल्ट, 4 इंटू 1 4 वोल्ट। इस पे है 16 वोल्ट, इस पे है 4 वोल्ट और इस पे भी है 4 वोल्ट। तो यहां से हमें सबका पोटेंशियल मिल चुका है। इस पे 20 वोल्ट, इस पे 20 वोल्ट, इस पे 16 वोल्ट, इस पे 4 वोल्ट और इस पे भी 4 वोल्ट। ये थे वोल्टेज किस तरह से किसी सर्किट डायग्राम में डिवाइड किया जाता है। आप 2-5 प्रॉब्लम अगर खुद से करके देखते हैं तो वापस मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि सर हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स में सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मतलब ये कोई कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के बीच में पहली चीज तो ये कि जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में या मैग्नेटिक फॉर्मेट में। तो याद रखना है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कोइल या सोलेनोइड में एनर्जी किस फॉर्मेट में होती है, तब तो आंसर देते हैं मैग्नेटिक फॉर्मेट में। और अगर पूछा जाता है कि किसी कैपेसिटर में किस फॉर्मेट में होती है,
तो इसका आंसर देते हैं हम इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में। अब ये इसकी एनर्जी डेंसिटी होती कितनी है, देखो हम ये जानते हैं कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर। अब इस C और V अगर दोनों की वैल्यूओं को पुट कर दें तो कुछ रिजल्ट हमें मिलते हैं। कैसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इस V का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हम E इज इक्वल्स टू पढ़ते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, जबकि V इज इक्वल्स टू पढ़ते हैं KQ अपॉन R। इस R स्क्वायर को अगर R इंटू R कर दें तो KQ अपॉन R, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, V। तो E इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, V अपॉन R, या V इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, E इंटू R। E इंटू R की जगह कैपेसिटर में इसको लिख दिया जाता है E इंटू D। तो यहां आएगा E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। एक D से एक D अगर हम हटा दें तो देखो एरिया इंटू लेंथ हम क्या पढ़ते हैं, L इंटू B इंटू H, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम L इंटू B, इसको क्या बोलते हैं, एरिया। तो अगर कहीं एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू डिस्टेंस हो तो इसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम। तो इसकी जगह अगर V लिख दें तो आएगा U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V। इस V को अगर इधर ले आए तो देखो U अपॉन V इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्यों बोलते हैं, देखो एक वर्ड हम सुनते हैं मास डेंसिटी, सुनते हैं कि रो इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। मतलब अगर मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो कैसी डेंसिटी मिलती है, मास डेंसिटी। तो यूं ही अगर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो कैसी डेंसिटी मिलेगी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और ये किस फॉर्मेट में होती है, इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, पहले प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मान लो के रख देते हैं। क्या किया हमने, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये लो ये है, और इसकी प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम के रख देते हैं। तो जो इसकी कैपेसिटी पहले C थी, जिसको हम कितना बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो अब ये कितनी होगी, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसको क्या बोलते हैं, C। तो जो नई कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, KC। हमें ये पता है कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के रख दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है, KC। अब अगर इसकी प्लेट्स को बैटरी से जोड़े रखते हैं, मतलब अगर बैटरी अभी भी सर्किट में है तो क्या चेंजेस आएंगे, अगर बैटरी सर्किट से हटा ली जाती है तो क्या चेंजेस आएंगे। तो हम फर्स्ट केस में लेते हैं, इफ बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, और सेकेंड केस लेते हैं, इफ बैटरी इज रिमूव्ड नाउ, अगर अब बैटरी को हटा लिया जाता है। तो फर्स्ट केस देखो, ये कोई कैपेसिटर था, पहले किस वोल्ट से जुड़ा हुआ है, V वोल्ट से। अभी भी किससे जुड़ा हुआ है, V वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज हुआ है, नहीं हुआ। तो अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, तो जो चीज हमें लेनी है वो ये लेना है कि इसका जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर इस बैटरी से इसका कनेक्शन हटा दिया जाता है, मान लो इसको यहां से हटा देते हैं, तो अब ये कैपेसिटर है यू, क्या देखो यहां ये कैपेसिटर
बैटरी से चार्ज ले रहा था, ये इसको दे रहा था क्या, चार्ज। अगर इस बैटरी से इसका कनेक्शन हटा देते हैं तो क्या अब नया चार्ज ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब जितना चार्ज पहले आ चुका है उतना ही चार्ज रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि बैटरी इज रिमूव्ड या डिस्कनेक्टेड, तो क्या मान लिया जाता है कि जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हमें जिन 4 वेरिएबल्स पे इसका एनालिसिस करना है उसमें से एक तो हम कर चुके हैं, क्या, कैपेसिटी, सेकेंड क्या था, वोल्टेज। अब जो 2 चीजें बची है इस केस में क्या है, देखो हम यहाँ पे वोल्टेज की बात कर चुके हैं, कैपेसिटी की बात कर चुके हैं। अब तीसरा वेरिएबल लेते हैं चार्ज, कि चार्ज में क्या चेंज आएगा। देखो चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV। पहले तो था ये, बाद में भी V तो बदला नहीं है, और कैपेसिटी क्या है, K टाइम इंक्रीज हो गई है। तो जो नया चार्ज है वो क्या हो जाएगा, KCV, क्योंकि C की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, KC। अब CV को क्या बोलते हैं, Q। तो जो नया चार्ज है वो क्या हो जाएगा, K टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड रहे और प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए तो जो चार्ज है वो K टाइम इंक्रीज हो जाता है। चौथी बात की जाए अगर एनर्जी की, देखो जब V कांस्टेंट होता है तो जो एनर्जी है वो दी जाती है हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूले से। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर। अब V तो कांस्टेंट है और C कितना हो गया है, K टाइम इंक्रीज। तो जो नई एनर्जी होगी वो होगी हाफ KC इंटू V स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर को U बोल दें तो जो नई एनर्जी है वो इनिशियल से कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, K टाइम। जबकि इधर वोल्टेज चार्ज की बात तो हो चुकी है, यहां पे नंबर 3 पे बात होगी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो Q इज इक्वल्स टू क्या पढ़ते हैं, CV। तो V इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा जाएगा, Q बाई C। अब चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। नई कैपेसिटी क्या हुई, K टाइम इंक्रीज। तो जो नया वोल्टेज होगा वो होगा Q अपॉन KC। पहले तो था C और अब क्या है, KC। तो अगर Q बाई C को V लिख दें तो जो V डैश होगा वो होगा V बाई K। वहां जो दोनों वेरिएबल थे वो K टाइम इंक्रीज हुए हैं, जबकि यहां K टाइम डिक्रीज। अगर बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी क्या होगी, अगर चार्ज कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो एनर्जी है वो दी जाती है Q स्क्वायर बाई 2C से। इसको U बोल देते हैं। चार्ज तो है सेम तो चेंज आना नहीं है, चेंज कहां है, C में। तो जो नई एनर्जी है वो Q स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, और जो C है वो कितना टाइम हो गया है, K टाइम। अब देखो Q स्क्वायर अपॉन 2C को अगर U बोलते हैं तो जो नई एनर्जी है वो क्या होगी, U बाई K। अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो K टाइम एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, अगर बैटरी हटा दी जाए तो K टाइम डिक्रीज। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएगी जिसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं होगा। दिस इज नोट इफ नथिंग इज गिवन कि बैटरी कनेक्टेड है या रिमूव्ड है। देखो हम नॉर्मल कंडीशंस में जब देखते हैं, हम बाहर हैं कहीं और कहीं गए हुए हैं, तो क्या घर के सभी फैन ऑन होते हैं या ऑफ। जब हम यूज में नहीं ले रहे होते हैं तो ये माना जाएगा कि फैन क्या है, ऑफ है। अब कुछ भी अगर नहीं दिया जाए तो क्या मान लेंगे कि फैन ऑफ है या बैटरी उससे रिमूव की गई है, मतलब वोल्टेज उसको नहीं मिल रहा है। तो नथिंग इज गिवन देन बैटरी इज रिमूव एज्यूम्ड एज रिमूव्ड। तो उस केस में बैटरी को क्या कर लिया जाएगा, हटाया हुआ मान लिया जाएगा। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस क्वेश्चन के आने की बनती है वो टॉपिक है ये। दिखने में इजी सा है, लेकिन अगर हम इसको सीरियसली समझ लेते हैं तो एक क्वेश्चन हर कंडीशन में राइट होगा, नहीं समझते हैं तो ये रिस्क है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए उसके बाद बैटरी जुड़ी रहे तो क्या होगा, हटा दे तो क्या होगा, और अगर कुछ भी नहीं दे तो क्या होगा। अब
इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉमन पोटेंशियल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कि मान लो हमारे पास ये एक कैपेसिटर है C1, जिसको हमने V1 वोल्टेज तक चार्ज किया है। ये दूसरा कैपेसिटर है C2, जिसको मान लो हमने V2 तक चार्ज किया है। और अब इस कॉम्बिनेशन को हम एक साथ जोड़ देते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर दो कैपेसिटर हो या दो चार्ज बॉडी हो, उन दोनों को एक साथ कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए तो लास्ट में उन दोनों का पोटेंशियल हो जाता है सेम। अब इनका मान लो ये है C1, ये है C2, दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या मिलता है? V। हमें इस कंसेप्ट में इस V की वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मान लो एक आदमी के पास में 10 रोटी है, एक के पास में 20 रोटी है, दोनों साथ में खाना खाने बैठते हैं, तो टोटल हमेशा कितनी है? 30 है। दोनों ने मिलके खाई कितनी है? 30। तो जो टोटल रोटियां थी वो क्या रही? कांस्टेंट। तो मान लो इसके पास 10 कूलम चार्ज है, इसके पास 20 कूलम चार्ज है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होगा वो टोटल कितने का होगा? 30 कूलम का। तो इस प्रोसेस में जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज विल बी कंजर्व। टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसलिए मान लो इस पे है Q1, इस पे है Q2, तो इस पे मान लो हो जाएगा Q। Q बराबर क्या पढ़ते हैं हम? CV। तो इसका जो था वो था C1 V1, इसका चार्ज था C2 V2। ये किसके इक्वल रहेगा? कॉम्बिनेशन के बाद ये बन चुका है C1 प्लस C2। और मान लो ये किस वोल्ट पे चला गया? V पे। इससे अगर उधर ले जाके डिवाइड करते हैं तो जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, देखो यहां ये एज्यूम किया जाता है कि एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से ही कनेक्टेड है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में यूं दिया हुआ हो, इफ वन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अदर। अगर एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से जुड़ी हुई हो तो क्या देंगे? इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया जाता है, V इज इक्वल्स टू C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। नीचे तो अभी भी क्या है? प्लस है, लेकिन जो ऊपर था C1 V1 प्लस C2 V2 उसका क्या कर दिया जाता है? C1 V1 माइनस C2 V2। इसके क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं एक दो। मान लो किसी क्वेश्चन में तीन तरह के क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज पे आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड अप टू 20 वोल्ट, देन it is connected to 10 microfarad capacitor which is charged to 10 volt. Then find common potential of each. तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं कहा जाए कि एक की पॉजिटिव दूसरे से है या पॉजिटिव दूसरे से है या नेगेटिव दूसरे से है, तो फर्स्ट केस एज्यूम कर लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में दो कैपेसिटर हैं और दोनों का वोल्टेज गिवन होता है, तो फॉर्मूले में क्या लगाएंगे? C1 4। मैं यहाँ पे इस माइक्रो की वैल्यू इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये माइक्रो नीचे के माइक्रो से कैंसिल हो जाएगा। तो C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 4 प्लस 10 14, ये 80, ये 100, तो 180 बाई 14, या इसको लिख सकते हैं 90 बाई 7 वोल्ट। इसी में दूसरा क्वेश्चन यूं भी दे सकता है
कि यहां तो दोनों जो कैपेसिटर थे वो चार्ज थे। अब मान लो किसी क्वेश्चन में यूं दिया हुआ है ए 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड अप टू 20 volt, then it is connected to a uncharged capacitor of capacity 8 माइक्रोफैरेड। एक दूसरा कैपेसिटर है जो कैसा है, अनचार्ज्ड है। देन फाइंड कॉमन पोटेंशियल ऑफ ईच। अब ऐसे क्वेश्चन में दूसरे कैपेसिटर को क्या बताया जाता है, अनचार्ज्ड बताया जाता है, इसलिए इसका जो V2 है वो कितना कर देते हैं, 0। V2 0 करेंगे तो V क्या आएगा, C1V1 मीन्स 4 into 20, C2 into V2 यानी 8 into 0 बाई C1 plus C2, तो 4 plus 8 12। ये कितना हो गया 80/12, या इसको 4 से करते हैं तो आएगा 20/3 वोल्ट। तीसरा जिसमें मैंने ये कहा था कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जिसमें दिया होता है पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अदर, उसको किस तरह से करेंगे, ए 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड अप टू 10 volt, then its positive plate is connected to negative of other capacitor of capacity 8 microfarad which is charged up to 10 volt. Find common potential of each. इस बार जो C1V1 प्लस C2V2 था उसको क्या कर देंगे, माइनस C2V2, तो V इज इक्वल्स टू आएगा C1V1, तो 4 into 10 40 माइनस C2V2, C2 है 8 और ये है 10 तक, बाई ये अपॉन C1 प्लस C2, तो ये आएगा 40/12 या 10/3 वोल्ट। मन में आ सकता है कि सर माइनस कहां चला गया, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने C1 किसको ले लिया है। अब जो ज्यादा रहेगा उसका पोटेंशियल फाइनली रहना है, तो इस केस में इस माइनस से सिर्फ ये पता लगता है कि फर्स्ट सेकंड कौन सा था। अगर हम C1 इसको मान लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको मान लेते हैं तो इसका आ जाएगा, बाकी आंसर इस केस में कितना आएगा 10/3। अब हम पढ़ेंगे जब इन दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है, एनर्जी लॉसेज ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या लेने जा रहे हैं हम, एनर्जी लॉस इस प्रोसेस में जब हम दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है। देखो हमने क्या कहा था अभी कि एक कैपेसिटर था C1 जिसको कहां तक चार्ज हमने किया था, V1 तक, तो इसकी एनर्जी क्या थी, हाफ CV²। ठीक है, दूसरा जो कैपेसिटर था वो क्या था, C2, कहां तक चार्ज किया था, V2 तक, तो एनर्जी कितनी थी, हाफ C2V2²। जब दोनों को हमने जोड़ दिया तब जो कैपेसिटर हमारा तैयार हुआ वो क्या था, C1 प्लस C2, और कहां तक चार्ज हुआ है, कॉमन पोटेंशियल क्या आया इसका, V, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, C1V1 C2V2 बाई C1 प्लस C2। अब अगर पूछ लिया जाए कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होती है, मान लो इसके पास 10 जूल थी, इसके पास 20 जूल थी, तो टोटल कितनी थी 30, और मान लो यहां है 22 जूल। अब कितनी एनर्जी लॉस हुई, 30 में से 22 मिली है तो 8 जूल। कैसे पता लगा, इन दोनों को ऐड करके इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो एनर्जी लॉस होगा वो होगा हाफ C1V1²
प्लस हाफ C2V2 दोनों को ऐड कर दें माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। इस V की वैल्यू क्या है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इसका भी ऊपर स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर। ये एक पावर यहां से कैंसिल, क्या बचता है? हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और फिर माइनस हाफ 2AB। तो यहां आएगा 2C1V1 इंटू C2V2। देखो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। इसको जब पूरे को सोल्व करते हैं तो जो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमें डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि बार बार इतना सब प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे। याद कैसे रख सकते हैं? एनर्जी क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर। अब V की जगह तो क्या लेना है? V1 माइनस V2 स्क्वायर। ऊपर कौन सा आएगा? देखो ऊपर C बचना चाहिए। अब अगर प्लस वाले को ऊपर लेते हैं तो ऊपर C आएगा, नीचे C इंटू C स्क्वायर आएगा। तो हम कैसे याद रखेंगे? हाफ C की जगह C1 C2 है C1 प्लस C2 और V की जगह V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब माइंड में आना चाहिए कि क्या कोई इस तरह का सेम टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए मैं आपको लेकर चलता हूं रोटेशनल डायनेमिक्स में और फिर इसका कंपैरिजन करवाता हूं यहां से। रोटेशनल डायनेमिक्स हम ये पढ़ते हैं कि एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 जो रोटेट हो रही है ω1 स्पीड पे। दूसरी डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 रोटेट हो रही है ω2 स्पीड पे। अगर इन दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2 और ये रोटेट होगी ओमेगा से। यहां हम एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं जिसके बाद बताते हैं कि जो ओमेगा होगा वो क्या होगा? I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2। जबकि जो एनर्जी लॉसेज होंगे वो होंगे हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ω1 माइनस ω2 स्क्वायर। अगर सेम चीज अप्लाई कर दी जाए कैपेसिटर के केस में तो हम कह सकते हैं फॉर कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर हो C1 जिसको हमने चार्ज किया हो कहां तक? V1 तक। दूसरा कैपेसिटर हो C2 जिसको हमने चार्ज किया हो V2 तक। तो अगर कॉम्बिनेशन इसका बनता है C1 प्लस C2 जिसका कॉमन पोटेंशियल हमने लिया हो V, तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो मिलता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। और जो एनर्जी लॉसेज मिलते हैं वो होते हैं हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसका एक अप्लाइड फॉर्मूला है, या हम ये कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से एक नई चीज डिराइव होती है उस पे भी आ सकते हैं। वो क्या है? देखो ये मान लें कि हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी कैपेसिटर C को V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड कर दिया जाए तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ CV स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बाद में एक जो नई चीज निकल कर आती है वो क्या आती है कि देखा जाता है कि जो बैटरी है ये जो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, एनर्जी प्रोवाइडेड, ये होती है CV स्क्वायर। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस होता है। इस एनर्जी में से 50% एनर्जी तो क्या हो जाती है? स्टोर।
और रिमेनिंग 50 क्या हो जाती है, रिमेनिंग हाफ CV स्क्वायर विल बी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। जो बाकी 50% है वो किसके फॉर्म में चली जाती है, हीट के फॉर्म में। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तब तो हम देते हैं हाफ CV स्क्वायर। अगर पूछा जाए नंबर 2, व्हाट इज द वर्क डन बाई बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर, तो इसको हम बोलते हैं CV स्क्वायर। याद रखना, अगर पूछता है द वर्क डन बाय द बैटरी, तब तो लेते हैं CV स्क्वायर। अगर पूछता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो लेंगे हाफ CV स्क्वायर। और जो थर्ड लेंगे हीट लॉस्ट व्हेन वी चार्ज ए कैपेसिटर, तो ये क्या लिया जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। नॉर्मली इस पे जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आएगा दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, की जो वर्क डन बैटरी करती है उसका रेशियो और एनर्जी स्टोर होती है उसका रेशियो क्या होता है। तो इस केस में वर्क डन का रेशियो पूछता है बैटरी का और स्टोर्ड एनर्जी का, तो ऊपर आएगा CV स्क्वायर, नीचे लिख देंगे हाफ CV स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 2:1। चैप्टर में कुछ टॉपिक बच गए हैं, जैसे एक बचा है स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा बचा है RC सर्किट, इनको हम तैयार करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स।